बच्चों का कि सर लेट क्यों हो गए? लेट होने के पीछे का कारण ये था कि एक क्लास पैरेलल चल रही थी, खत्म करके जस्ट आया हूं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने समर्थन बनाए रखा। क्लास के अंतर्गत डुगू है, अनवी तेजान है, हयाती शर्मा है, निक्की है, नेहा सक्सेना है, अमित शक है, हयाती है और भी बहुत सारे बच्चे क्लास के अंतर्गत आ चुके हैं। आप सभी को यहां देखकर बड़ा अच्छा लगा। चलिए क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। आज ही जा रही है क्योंकि चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे आप लोगों के लिए लेके जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कभी कमल भी क्लास में आ चुके हैं। तो देखिए हम अभी तक जो चर्चा कर चुके हैं मेडाइवल हिस्ट्री में, वो चर्चा क्या हो चुकी है? देखो मेडाइवल हिस्ट्री के पोर्शन में अरेबियन अटैक पढ़ लिया, दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया। इसके बाद का जो पॉइंट आता है वो आता है दिल्ली सल्तनत। इसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। अब सॉरी दिल्ली सल्तनत, इसके बाद आता है मुगल, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये केवल इंट्रोडक्शन है, पढ़ना चाहे पढ़े ना चाहे, बिल्कुल इंट्रोडक्शन को, बट प्यारा सा इंट्रोडक्शन है तो मैं आपको बता दूं। दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों ने कुल 320 वर्षों तक भारत पर शासन किया था। आप भी समझते हैं क्योंकि 1206 में आए और लगभग 1526 तक रहे। तो यहां पर आप देखेंगे 320 ईयर्स तक का उनका रूल आपको दिखाई पड़ेगा। मुगल साम्राज्य का समय 1520 से 1857 तक रहा, यानी कुल 331 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। क्योंकि ये शुरू कहां से होता है इनका शासन? सिर्फ क्योंकि ये शुरू होता है 1526 से। अब अगर 1526 से अगर आप इनके शासन को शुरू करोगे, कब से? सिर्फ 1526 से शुरू करोगे, तो भाई 331 सालों के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कि सर इनका हिसाब किताब भी काफी अच्छा खासा हो जाएगा। दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1526 एंड दैट वाज लास्टेड अप टू 1857, मतलब 331 ईयर्स तक। तो बीच में 320 से लेकर और 331 ईयर्स तक का ये हिसाब किताब है। तो इसमें दिल्ली सल्तनत ज्यादा है, मुगल ज्यादा है। मैं एक सच बात बताऊं, आपको लग रहा है कि मुगल ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए कमाल की बात यह है कि शासन में एक रुकावट आई है, इंटरप्शन आता है रूल में। वो रूल 1540 से 55 के बीच में रहा, 15 साल का इंटरप्शन है जो सूरी डायनेस्टी के बारे में है। तो अगर हम -15 कर देंगे तो हमें पता लगेगा कि दिल्ली सल्तनत का 320 ईयर का कार्यकाल इनके 331 के कार्यकाल से कहीं भारी है। तो यहां हमें ये पता लगता है। तो आप समझ लीजिएगा कि यहां पे केवल एक रूल टेन्योर के ऊपर डिस्कशन किया गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वास्तविक शासनकाल 15 वर्ष घटाने के बाद 316 वर्ष का बैठता है, जो कि कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत से कम है, क्योंकि 320 का था। मुगल शब्द मंगोल से आता है क्योंकि चंगेज खान और तैमूर जैसे मंगोल आक्रमणकारी अक्सर भारत आते रहते थे और यही मंगोलकारी आगे चल के धीरे धीरे मुगल कहलाए। ठीक है, कमाल की बात यहां पर यह है कि भाई यहां ना टर्म आपको देखने को मिलते हैं। ये जो शब्द बना, जो मुगल शब्द है, ये एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। जैसे हमारे एरिया में क्या होता है, कोई व्यक्ति है जिसका नाम अलेक्जेंडर है, बोला नहीं गया तो सिकंदर बना दिया, क्योंकि हमसे अलेक्जेंडर नहीं बोला गया। उसी प्रकार से मंगोल शब्द को बोलने में हमारी जीभ लड़खड़ाई और हमने इसी मंगोल शब्द को मुगल में बता दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो बहुत ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे यहां पर कि चीजें किस प्रकार से हो सकती हैं। अब मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊं। अब भले ही इसके अंदर रोहित भाई 2 क्लास लगे, 3 क्लास लगे या 4 क्लास लगे, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं डिटेल में। ठीक है, कहने की बात थी कि मैं आपको एक क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन तब क्लास 4-5 घंटे की होगी, तब मैं मुगल्स को एक क्लास में पढ़ा पाऊंगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक मैं अपने ही कंटेंट पे वापस लौटते हुए चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। और निक्की तुम्हारी बात को एक्सेप्ट किया जाता है, ज्योग्राफी को मैं लाइव भी कराऊंगा। ठीक है, चलो। तो मैंने आपको बता दिया ओरिजिन, इसकी एटाइमोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, शब्द के ओरिजिन की बात करता हूं, तो शब्द का जो ओरिजिन है वो बहुत सिंपल है कि मंगोल शब्द है, इसका रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हुआ तो मंगोल बन गया। अब यहां आपको मैं एक और चीज बता दूंगा कि मुगल वंश की 2 शाखाएं हैं, मुगल डायनेस्टी की शाखाएं 2 आपको दिखाई देंगी। मुगल डायनेस्टी की 2 शाखाएं हैं, वो भी आप देख लीजिए, ब्रांचेस ऑफ मुगल डायनेस्टी। यहां आपको ये भी पता लगता है कि मुगल वंश की 2 शाखाएं हैं, मुगल वंश की 2 शाखाएं हैं, मुगल वंश की 2 शाखाएं भी हैं, मुगल वंश की 2 शाखाएं आपको दिखाई पड़ेंगी, मतलब 2 ब्रांचेस भी आपको दिखाई पड़ेंगे। 2 ब्रांचेस ऑफ मुगल एम्पायर, 2 ब्रांचेस ऑफ मुगल एम्पायर, 2 ब्रांचेस ऑफ मुगल एम्पायर, एम्पायर 2 ब्रांचेस ऑफ मुगल एम्पायर भी देख लेंगे। अब मुगल एम्पायर की 2 ब्रांचेस क्यों है भाई? सर पहली ब्रांच अलग है, दूसरी ब्रांच अलग है। एक इनकी मुख्य शाखा है, एक तो है सर जी इनकी मुख्य शाखा, एक तो है इनकी मुख्य शाखा। ठीक है, ओके सर। और दूसरी क्या है सर इनकी? एक है इनकी उत्तरवर्ती मुगल शाखा, एक इनकी उत्तरवर्ती शाखा है, उत्तरवर्ती शाखा है जिसको हम लेटर मुगल्स कहते हैं। दैट इज नोन एज लेटर मुगल्स। ये तो लेटर मुगल शाखा है इनकी, और ये इनकी मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच आपको दिखाई पड़ेगी। अब इसमें कौन कौन है सर? बाबर सबसे पहले है। बाबर के बाद आपको नेक्स्ट देखने को मिलता है सर बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर, और जहांगीर का बेटा शाहजहां, 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 शाहजहां का बेटा औरंगजेब। और कहने की बात क्या हुई, अगर मैं इनके टेन्योर्स की तरफ आऊंगा तो ये 1526 से 30 तक, 1530 से 40, देन 1555 से 56, फिर 1556 से 1605, फिर 1605 से 1627, फिर 1605 से लेकर 27, फिर 1627 से 58, फिर 1658 से 1707। ये आपको दिखाई पड़ेगा। लेटर मुगल्स का जो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो पूरा बैठता है 1707 से 1857, है ना? ये लेटर मुगल्स है आपके, थोड़ा सा याद रखेंगे। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल समस्या नहीं है। ठीक है, सर इसमें ये बता दीजिए किसका एरिया कितना ज्यादा है या किसका टेन्योर कितना ज्यादा है। तो टेन्योर के मामले में हमें यहीं पर पता लगेगा, ठीक है, कि भाई यहाँ ना सबसे ज्यादा अकबर का टेन्योर है, और उसके बाद इन दोनों का 49 ईयर्स है, 49 ईयर्स है। दोनों कभी साथ में नहीं आएंगे, आएंगे तो आप अकबर के साथ चले जाना, अकबर के साथ चले जाना। अब हिस्ट्री में इनको गुरकानी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। गुरकानी कहे जाने के पीछे का रीजन है, गुरकानी इनको किसी अन्य कारण से कहा जाता है क्योंकि इनका संबंध उज्बेकिस्तान से रहा है, तो आल्सो नोन एज गुरकानी डायनेस्टी, आल्सो नोन एज गुरकानी डायनेस्टी। इनको हम गुरकानी डायनेस्टी के तौर पर भी जानते हैं, गुरकानी डायनेस्टी के तौर पर भी हम इनको जानते हैं, गुरकानी डायनेस्टी। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ओके, आगे हम बात करते हैं। देखो अब यहां से अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि इसका फाउंडर कौन है। हालांकि मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं इसका फाउंडर आपका बाबर है, बाबर इज द फाउंडर। अब बाबर के बारे में समझते हैं कि मुगल वंश का जो संस्थापक है, फाउंडर है, दैट इज बाबर, बाबर है। अब बाबर संस्थापक मुगल डायनेस्टी का मैंने आपको बताया, इसका रियल नेम क्या है? जहीरुद्दीन बाबर है। इसका रियल नेम क्या है सर? दैट इज जहीरुद्दीन बाबर, इसका रियल नेम है। ठीक है, इसका टेन्योर कितना है? 1526 से 1530 है, जो इसका टेन्योर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया। दूसरा, बाबर का शासनकाल 1526 से 30 तक रहा है। इसकी जन्म तिथि कितनी है सर? जन्म तिथि आपको दिखाई पड़ेगी 14 फरवरी 1483, वैलेंटाइन डे के दिन ये जन्म जाते हैं। पूछा जाता है बर्थ कहां पर हुआ है सर? उज्बेकिस्तान के क्षेत्र में एक फरगना पड़ता है, वहां इनका जन्म हुआ है। फरगना, ये उज्बेकिस्तान में पड़ता है फरगना, यहां इनका जन्म हुआ है। अब यहां पे मेरी बात को समझना, इनका जन्म जहां फरगना में हुआ है, इनके पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा और माता का नाम क्या है? कुतलुग निगाह बेग। इनकी माता जी का नाम भी लिख लीजिए, मदर्स नेम कुतलुग निगाह बेग, इनकी माता जी का नाम हो जाएगा। ओके, मदर का नाम क्या हो जाएगा? कुतलुग निगाह बेग, कुतलुग निगाह बेग। ठीक है, कुतलुग निगाह बेग हो जाएगा माता जी का नाम। तो बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, कुतलुग निगाह बेग इनकी माता जी का नाम है। ठीक है सर, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, स्थान फरगना।
फरगना मैंने बताया, फरगना स्थान है, ठीक है सर। अब इन सब के बारे में आप समझना, ये बहुत बेसिक डिटेल है, आप नोट्स में बनाते चलेंगे वो भी जरूरी होगा, ये बेसिक डिटेल्स है। ये डायनेस्टी पता है इसकी कौन सी है? ये चंगेज खान और तैमूर के वंश का है। अब वो कैसे पता होगा सर? वो यहां से समझिएगा, जो पैटर्नल साइड है, मतलब बाबर अपने पिता की तरफ से 5वीं पीढ़ी का वंशज था और तैमूर लंग से रिलेट करता था, मतलब तैमूर लंग के बेटे के बेटे के बेटे का बेटा था ये, राइट? बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझना। तो ये 5वीं पीढ़ी थी, तैमूर लंग की 5th पीढ़ी थी, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, फिफ्थ डिसेंट ऑफ तैमूर लंग, तैमूर लंग का 5वां पीढ़ी का वंशज था। अच्छा, अपनी माता की तरफ से 14वीं पीढ़ी का चंगेज खान का वंशज था, 14th डिसेंट ऑफ गेंगिस खान। अंग्रेजी भाषा में इसको गेंगिस बोलते हैं, हिंदी में इसको चंगेज बोलते हैं। तो इसका लेवल आप समझिएगा, अलग ही लेवल का आदमी था, मतलब वो अलग लेवल का बंदा था। बाबर का जो वंश चगताई कहलाया, जो तुर्कों की एक शाखा होती है। चगताई नाम तैमूर के दूसरे बेटे का भी था। तैमूर के 2 छोरे थे, एक का नाम था शाहरुख मिर्जा, दूसरे का नाम था चगताई। तो चगताई वो लोग हुए जो उसको मारते थे, उन्हीं की साइड से ज्यादा बढ़ेगा, उनकी साइड से बढ़ेगा, तो थोड़ा सा रखेंगे, ठीक है, क्या रखना बात आई समझ में? जी हाँ। तो हमें पता लगता है कि सर ही वाज आल्सो नोन एज चगताई तुर्क, ये कहलाया। और ये चगताई तुर्क टर्म को ही बहुत बार कहा जाता है गुरकानी, ठीक है, गुरकानी इसी को कहा जाता है, चगताई को ही। बहुत ध्यान से इसको नोट करेंगे, बहुत अलग लेवल से। समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। बाबर भारत में आने से पहले भी बाबर की खूब खटिया खड़ी हुई है, हम एक बार उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? तो पहले समझते हैं बाबर की भारत में आने से पहले उसके क्या संघर्ष रहे हैं, बचपन की कठिनाइयां किस प्रकार रही हैं, तो उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है? देखो, मैं आपको यहाँ एक छोटी सी बात बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ सिविल्स का बैच पढ़ा रहा होता या पीसीएस का बैच में पढ़ा रहा होता, तब ऐसी परिस्थिति में मैं इसके साथ जाता कि मैं पहले इसका आपको जियोपॉलिटिकल लोकेशंस बताता, देन मैं इसके स्ट्रगल्स बताता जो इनिशियली रहे थे, देन उसके बाद इसके वो स्ट्रगल्स बताता जिसकी वजह से पहले ये अपने क्षेत्र से बाहर निकला, अफगान पहुंचा, फिर अफगान से बाहर निकला, इंडिया पहुंचा, देन उसके बाद इसके मार्व का बैटल बताता, बाकी अफगानिस्तान काबुल के बैटल्स इसके बताता, तब कहीं जाकर मैं इसको इंडिया के अंदर लेके आता। लेकिन क्योंकि आप सभी लोग सिविल्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल, तथास्तु बैच जरूरी है सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, तो मैं वनडे एग्जाम्स वाला इतना बता देता हूं जितना जरूरी है, ठीक है? चलो मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करता हूं। तो मैंने बताया इसके जीवन काल की छोटी छोटी घटनाएं हम ऐसे लेके चलते हैं कि भाई इसका जन्म कैसे रहता है, क्यों रहता है। हमें पता लगा 1483 में रहता है इसका बर्थ, 14 फेब को बर्थ, ठीक है? तो यहां हमें पता लगा बाबर का जन्म यहां रहा, बर्थ ऑफ बाबर आपको समझ में आता है, बर्थ ऑफ बाबर आपको समझ में आ गया, हाँ सर बाबर का जन्म तो हमें समझ में आ गया। फिर इसके पिता की डेथ हो जाती है, उमर शेख मिर्जा 1494 में मरता है, डेथ ऑफ हिज फादर, इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसका नाम क्या है, उमर शेख मिर्जा। इनके पिताजी का नाम है उमर शेख मिर्जा जो मारे गए। उमर शेख मिर्जा की डेथ होती है, उमर शेख मिर्जा की डेथ होती है 1494 में, 1494 में। इसकी उम्र कितनी है? 11 वर्ष की इसकी उम्र है। बाबर की एज तब कितनी थी? बाबर एज, तो बाबर की एज उस समय थी 11 ईयर्स। तो ऐसी परिस्थिति में इसको फरगना का रूलर बना दिया गया, इसको फरगना का रूलर डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है? डिक्लेयर्ड एज रूलर ऑफ फरगना। क्लास को लाइक करते चलेंगे। डिक्लेयर्ड एज रूलर ऑफ फरगना, फरगना का शासक इसको घोषित कर दिया गया, फरगना का शासक इसको घोषित कर दिया गया, फरगना का शासक इसको घोषित कर दिया गया, ठीक है? चलो अब दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या आता है कि भाई फरगना का शासक बना, लेकिन यहाँ पर इसके मैटरनल अंकल यानी इसकी मामा के फैमिली का कोई पर्सन है जिसका नाम है शहबनी खान, जिसको शंशबनी नाम से जाना जाता है। तो इसके मैटरनल अंकल जो है, इसके मैटरनल अंकल से मतलब है मेरा इनके मामा के भाई वगैरह, मामा के भाई जो होते हैं, वो माता जी की साइड वाले जो अंकल है वो, उनके द्वारा यहाँ दिक्कत की जाती है, शहबनी खान के द्वारा दिक्कतें पैदा की जाती हैं। इसको शंशबनी के नाम से भी जाना जाता है, शंशबनी के नाम से भी इनको जाना जाता है, शंशबनी, क्योंकि एक्चुअली शंशबनी की डायनेस्टी थी, नाम शहबनी था, ठीक है? चलिए, ठीक है। टमाटर का कहना है कि लाइक तो एक दिन मटर को किया था, उस दिन के बाद से लाइक करने से डर लगता है। यूं ना बदनाम करो मोहब्बत को, ए जालिम टमाटर, तुम्हें तो एक दिन कटकर सब्जी में ही जाना है, और मटर को भी। तो मटर ने तो आपको इसलिए लाइक नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि उसके लाइक करने का मतलब है कि तुम्हारी पार्किंग लग जाएगी। उसने तुमको बचाया है और तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हें सताया है, गलत बात है। तो इसका जो मैटरनल अंकल है शहबनी खान, ये विरोध करता है। शहबनी खान बाबर का विरोध करता है, बाबर को यहाँ से जाना पड़ा, बाबर का विरोध किया, बाबर को यहाँ से जाना पड़ा, विरोध किया, ठीक है? बॉयकॉटेड बाबर। और ऐसी परिस्थिति में जो बाबर है, बाबर इस पूरे क्षेत्र को छोड़कर कहां चला जाता है? मिडिल एशिया में चला जाता है, समरकंद में, ठीक है? चलो समरकंद में वहां चला जाता है, सीधे तौर पर आप लिखेंगे समरकंद में पहुंचता है। तो बाबर सीधा समरकंद में चला जाता है, समरकंद गया, वेंट टू समरकंद, आप सीधे लेवल पे याद रखेंगे, वेंट टू समरकंद, समरकंद में धीरे धीरे वो शक्तियों को गेन करने लगा, ठीक है? अब जैसे धीरे धीरे अपनी शक्तियों को गेन करता है, ये बात जब शहबनी खान को पता लगी तो शहबनी खान को इस बात पे गुस्सा आ गया। शहबनी खान ने कहा कि यार ये मुझे पसंद नहीं है, मेरे दिमाग की भाजी वाला इसने कर दिया, अब मैं इस पर अटैक कर दूंगा। तो फिर बाबर को यह भी पसंद, शहबनी खान को यह भी पसंद नहीं आया, इसने अगेन बाबर पे अटैक कर दिया। इसने 1501 में बाबर पर पुनः आक्रमण करा, जिस आक्रमण को क्या कहा जाता है? जिस आक्रमण को कहा जाता है सरायपुल युद्ध, सरायपुल युद्ध शहबनी खान जी ने साइपुल बैटल होता है। अब साइपुल बैटल में शहबनी खान इसलिए जीत जाता है क्योंकि शहबनी खान इसमें तोप का प्रयोग करता है, शहबनी बॉर्न बिकॉज ऑफ द तोप कैनन्स, ठीक है? थैंक यू दीपक मीना भाई। अब यहाँ पे बैटल होता है, एक तरफ है शहबनी और दूसरी तरफ है बाबर, बाबर का बना दिया डाबर, क्योंकि यहाँ पर शहबनी खान जो है ये तुलगामा सेशन को यूज करता है, एक पद्धति का प्रयोग करता है, तुलगामा का यूज करता है, तुलगामा। अब ये जो तुलगामा पद्धति इसने यूज करी है शहबनी खान ने, तो हमें यहीं से पता लगता है कि जो शहबनी है ये इस बैटल को जीतता है। बाबर को मध्य एशिया छोड़ना पड़ता है और वो सीधा भागता है 1501 में, और 1504 में इसको शरण मिलती है अफगानिस्तान में। मैंने आपको क्या बताया? बाबर इसके बाद 1504 में अफगानिस्तान पहुंचता है,
बाबर 1504 में अफगान में शासन 1504 में अफगान में शासक बनता है। अफगान में काबुल में शासक बना। काबुल में शासक बना। काबुल में शासक बना। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी राजा बनते ही अच्छा व्यक्ति नहीं बन जाता, या राजा बनते ही उसका दबदबा शुरू नहीं हो जाता। दबदबा शुरू कब होता है? जब वो 3-4 साल शासन कर लेता है। तो इसने बहुत अलग स्तर पर अपने शासन को संभाला, और हमें पता लगता है कि बाबर 1504 में अफगान तो पहुंचता है, ये 1507 में अपने आप को स्थायी शासक घोषित कर देता है। स्थायी शासक घोषित कर देता है अपने आप को, स्थायी शासक बन गया। तो 1507 में यह स्थायी शासक बन जाता है, और हमें यहीं से पता लगता है कि सर ये जैसे ही स्थायी शासक बना 1507 में, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखो जी, अगर हम बात करते हैं ये स्थायी शासक तो बन जाता है, और ये तभी कलंदर की उपाधि धारण करता है। यहीं कलंदर की उपाधि धारण करता है, यहीं दमादम मस्त कलंदर, कलंदर उपाधि धारण करता है। ठीक है, नहीं यहाँ पातशाह की उपाधि लेगा, पातशाह की उपाधि धारण करता है, पातशाह उपाधि धारण करता है, धारण करता है, नहीं पातशाह की उपाधि धारण करेगा। अडॉप्टेड टाइटल ऑफ पातशाह, अडॉप्टेड पातशाह टाइटल, अडॉप्टेड पातशाह टाइटल, यही वो पातशाह के टाइटल को अडॉप्ट कर लेता है। मजा आ गया। ठीक है, याद रखेंगे। क्या आप मैरिड हो या कोई बॉयफ्रेंड? आजकल के बच्चे भी ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत पैदा होती है। ये दिक्कत मैं आज से पहले किसी बैच में मैंने कभी डिस्कस नहीं करी है, सिविल्स के बैच के अलावा। सिविल्स के बैच में तो मैंने बहुत डीप में पढ़ाया है। मैंने वहाँ ये भी बताया है कि बाबर की प्रेम कहानी भी है, लेकिन आपके लिए वो जरूरी नहीं है, क्योंकि फिर आप बहक जाते हो, फिर बातों के रास्तों में महक जाते हो। 1508 में अफगान में अकाल पड़ा, ये बात बहुत क्लियर है। अकाल के बाद क्या होता है वो समझाता हूँ, ठीक है, और फिर आपका स्टार्ट होता है बैटल ऑफ मर्व, मध्य एशिया से निष्कासन होता है। सर 1510 में मर्व का युद्ध होता है, जिसमें मध्य एशिया का शासक शाह इस्माइल ने शहबनी खान को मार गिराया। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, शहबनी खान वही खिलाड़ी है जो बार बार बाबर को हरा रहा था। ठीक है, चलो, बादशाह का मतलब क्या होता है? शहनशाह टर्म का जो यूज है वो पहले बादशाह के तौर पर होता था। ठीक है ईशान भाई, अभी हम देखते हैं कि बाबर ने शाह इस्माइल का साथ लिया और 1511 में फिर से समरकंद पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। लेकिन समरकंद के लोगों ने यह मान लिया था कि बाबर शियाओं से प्रभावित है, इसलिए उसे फिर से वहां शासन नहीं करने दिया। ये बैटल ऑफ मर्व है, ये जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते हैं तब पढ़ा जाता है आपका बैटल ऑफ मर्व। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे बहुत ध्यान से। ओके, याद रखेंगे। इसके साथ ही आप समझेंगे इसके बाद उज्बेकों के नए कमांडर अब्दुल्ला या उबैदुल्ला ने बाबर को बुरी तरह खदेड़ दिया, जिससे पश्चिम में साम्राज्य विस्तार के रास्ते बाबर के लिए बंद हो गए। अब जब अकाल पड़ता है, तब यहां परेशानी शुरू होती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। यार मैप पे बताना पड़ेगा तुम्हें, एक्चुअली क्या ना, मैप के बिना बात नहीं बन पाएगी। मैंने आपको यहां बताने की कोशिश करी, ये है आपका हमारा प्यारा भारत। मैं इतना ही हिस्से के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं, है ना? ओके सर, इस वाले हिस्से पे ही अपन लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब बात को बहुत ध्यान से समझना, समझाते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज अफगानिस्तान, दिस इज काबुल, बाबुल, दिस इज काबुल। ये है मध्य एशिया, यानी ये है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अब वैसे तो जो बाबर है उसका क्षेत्र है उज्बेकिस्तान, वैसे तो बाबर है उसका पेपर है उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को यहाँ समझेंगे आप कि बैटल ऑफ मर्व के बाद शाह इस्माइल यहाँ पर आ गया था। इस्माइल के समर्थन की वजह से समरकंद पे नियंत्रण मिल जाता है, लेकिन बाबर शियाओं से प्रभावित है। शिया कौन होते हैं? जो सैयद होते हैं। आज की डेट में जो ईरान है वो शियाओं से बहुत अधिक प्रभावित है। केवल 20% से 25% मुस्लिम ऐसे हैं जो शिया डायनेस्टी को तवज्जो देते हैं, बाकी कोई और शिया डायनेस्टी को तवज्जो नहीं देता। उज्बेक यानी उज्बेकिस्तान के अंदर एक कमांडर हुआ करता था जिसका नाम था उबैदुल्ला, उबैदुल्ला जिसका नाम था, या फिर उसको हम अब्दुल्ला के नाम से भी जानते हैं। ये बाबर को बुरी तरीके से हराता है, यानी बाबर के लिए ये जो पोर्शन है ये पूरी तरीके से रुक जाता है, यानी बाबर अब इस बॉर्डर लाइन को पार नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द उबैदुल्ला। अब यहाँ अफगान क्षेत्र में पड़ चुका है अकाल। अकाल की परिस्थिति के अंदर बाबर को केवल इसी दिशा में एक्सपेंशन करना पड़ेगा, दैट इज वेरी नेसेसरी। मैं इस बात पे स्ट्रेस डाल के इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे एक दोस्त थे, उनका यूपीएससी का मेंस का पेपर था। वो मुझसे उम्र में लगभग 7, 8 या 10 साल बड़े हैं। उन्होंने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी है, तो उन्होंने मुझसे ये बात पूछी थी कि जीत भाई आज मुझसे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि बाबर ने अटैक करने के लिए इंडिया को ही क्यों चुना, जबकि वह आक्रमण तो वापस से अपने क्षेत्र में भी कर चुका था, क्योंकि 1510 में शहबनी खान की मृत्यु हो गई थी, तो वह उसने वापस जाना क्यों नहीं चुना, भारत पर आना क्यों चुना? जो भैया थे उन्होंने आंसर ये दिया था क्योंकि भारत एक अच्छा प्रदेश है। लेकिन अब बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, भारत अच्छा प्रदेश तो है लेकिन भारत में शासक भी तो मजबूत थे, तो उसने अटैक करने के बारे में क्यों सोचा? तो सच मायने में इसका आंसर ये था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। ये चीज मैंने उनको समझाई है, ठीक है, याद रखना। तो यहां पर हमें पता लगता है कि सर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और वह काबुल नहीं बढ़ सकता था, काबुल से केवल इंडिया की दिशा में ही बढ़ सकता था। अब ऐसी परिस्थिति में आपको पता लगेगा कि उसके द्वारा किस तरीके से आक्रमण किए गए हैं। 1511 के बाद उत्तर पश्चिमी समरकंद के रास्ते बंद हो गए, तो बाबर के पास केवल दक्षिण पूर्व यानी भारत की ओर आने का विकल्प बचता है। और बाबर का एक खूंखार लड़ाका था जिसके अंदर तैमूर और चंगेज खान का खून था। उसने उज्बेक, अफगान, तुर्क और मंगोलों से युद्ध करके एक बड़ी सेना प्राप्त भी कर ली थी और भारत की ओर उसने रुख कर दिया। अब इसका फिजिकल अपीयरेंस देखना आप, फिजिकल स्ट्रेंथ देखते हैं। इतिहासकार एलन श्रीवास्तव हैं, भारत के हैं। इन्होंने कहा कि बाबर इतना ताकतवर था कि अपने 2 सैनिकों को अपनी बाहों में दबाकर किले की दीवार पर तोड़ सकता था। वह भारत की नदियों को तैरकर पार कर लेता था और प्रतिदिन 80 मील की घुड़सवारी किए बिना सोता नहीं था। अब इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं बढ़ा चढ़ाकर बातें कहना, बढ़ा चढ़ाकर बातें कहना। अब ये वही बात हो गई कि जैसे आप गए अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए, अपने पुरुष मित्र से मिलने के लिए, तो आप कहते हो 20 घंटे से तेरा इंतजार कर रही हूं, कितना रह गया कंजर। ये इस तरीके की बातें कह जाते हैं कई बार। तो घंटे से इंतजार कोई नहीं कर रहा होता, लेकिन बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने का जो तरीका होता है वो पॉइंट यहां पर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर पाता। तो यहां मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे। मैंने बहुत फनी वे में ये इसलिए बताया क्योंकि लोगों के द्वारा अतिशयोक्ति की जाती है, वो बार-बार इस चीज को आगे बढ़ा, ठीक है? तो बहुत ध्यान से इस बात को समझना, ठीक है? यहां पर फिर हम समझते हैं मामला किस दिशा में जाएगा। बाबर भारत के अंदर अटैक करता है, ठीक है? अब भारत पे पहला अटैक उसका कब होता है? एसएससी के अनुसार बाबर ने भारत विजय के लिए कुल 8 युद्ध लड़े हैं, 4 सीमाओं को जानने के लिए और 4 इसके मेजर बैटल्स हैं। हम इतने बैटल्स को ध्यान में नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखेंगे। मैं जो कहूंगा केवल आप उन बैटल्स को याद रखते चले जाना, ठीक बात है? ओके सर। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, भारत के शुरुआती 4 अटैक्स कौन-कौन से, मैं आपको बताता हूं। इसके शुरुआती 4 अटैक जो मेन है,
पहला आपका फर्स्ट अटैक बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी वाले बच्चों के लिए इधर वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो तो याद रखना, पहला अटैक, फर्स्ट अटैक की हम बात कर लेते हैं। तो पहला अटैक जो इसने किया था भारत के सिंध क्षेत्र, बाज़ौर और बहरा किया था, और यूसुफजई जाति के विद्रोह को दबाने के लिए किया था। तो दौलत खान लोधी इसी को देखकर प्रभावित हुआ। दौलत खान इसी से प्रभावित हुआ था, इसी से प्रभावित हो गया था, इसी से प्रभावित हो गया था, इसी से प्रभावित हो गया था। दौलत खान इस चीज को देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि बाबर बहुत बलशाली होने के साथ साथ स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। दौलत खान से प्रभावित हो गया, इंप्रेस हो गया। दूसरा आक्रमण उसने 1519 के अंत में पेशावर को जीता और वापस लौट गया। तीसरा आक्रमण उसने सियालकोट पर किया था जो वर्तमान पंजाब में ही है, और चौथा आक्रमण उसने लाहौर और दीपालपुर पर किया था। अब यहां से इन चारों आक्रमण के बाद बाबर को भारत की सीमा, बाउंड्री, संस्कृति, कल्चर और यहाँ के राजा आपसी फूट का ज्ञान हो गया कि कौन कैसे बचाने आएगा। तो बाबर ने भी अपने एंड से बहुत अधिक कोशिश करी कि वह बाकी राजाओं से कोई कांटेक्ट कर पाए। इधर दौलत खान उससे ऑलरेडी प्रभावित था, तो दौलत खान लोधी ने उसको ऑर्डर भी दिया कि भाई अगर आप चाहो तो इंडिया में अटैक कर सकते हो, मैं आपका समर्थन दूंगा। तो ये चीज होती है पहले आक्रमण के साथ। पहले भारत में बाबर खाइबर दर्रे से प्रवेश करता है। बाबर खाइबर पास से प्रवेश करता है, खाइबर पास से प्रवेश करता है, करता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसके जो बैटल्स हैं, 4 बैटल तो इसकी शुरुआत के ये हो गए, बाद के 4 बैटल्स कौन से हैं? पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये बैटल्स हैं इसके, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब इसका जो 5वां बैटल है, ये इसके पूरे जीवन को बदलने वाला था, क्योंकि दौलत खान लोधी ने इसको बोला था कि बेटा आजा, अटैक कर ले, तेरे जीवन में मजे आ जाएंगे। सर क्या बाबर को भारत पसंद नहीं था? बिल्कुल पसंद नहीं था बाबर को भारत। बाबर ने भारत के बारे में लिखा है कि बाबर लिखता है कि मुझे भारत पसंद नहीं है, भारत के कुछ क्षेत्र पसंद है। जैसे वो मेवाड़ की बहुत तारीफ करता है, मेवाड़ जो राजस्थान में, बहुत तारीफ करता है। अब वो तारीफ इस कारण से भी करता है, वो कहता है कि भाई इन क्षेत्रों के अंदर वो सब कुछ है जिसके लिए मैंने पूरी दुनिया की खाक छानी है, ठीक है, याद रखना। तो ये चीज यहां पर हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि बाबर का 5वां युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को होता है, जब इब्राहिम लोदी का मकबरे के आसपास ही लड़ा गया था, ठीक है। ये युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। बाबर को भारत बुलाने में आलम खान लोदी और दौलत खान शामिल था। दौलत खान लोदी को बाद में बाबर ने कैद करवा लिया था। एक्चुअली हुआ ये था कि दौलत खान लोदी कहता है कि लाडले यहाँ के अटैक कर, ठीक है, यहाँ से जितना धन लूटना लूट और वापस लौट जा, मुझे यहाँ की सत्ता चाहिए, मुझे केवल इधर की चाहिए सत्ता। मुझे कोई मसला नहीं है कि भाई तू यहाँ से कुछ लूट के जा रहा है तो मैं तेरे पास पीछे अटैक करूंगा, नहीं करूंगा। यहाँ आ, स्वाद काट, अपने पैसे लूट, वापस चला जा, क्योंकि मुझे सत्ता चाहिए, क्योंकि मैं अपने भाई, चचेरे भाई इब्राहिम से परेशान हूँ। कहता ठीक है। तो बाबर के पास 25,000 की सेना थी, इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना थी, हाथी थे। इब्राहिम लोदी का सहयोगी ग्वालियर का विक्रमजीत सिंह भी था, क्योंकि इसको इन्होंने हराया था 1517 में। इब्राहिम लोदी ने क्या किया था 1517 में? ग्वालियर को हराया था, ग्वालियर पर कब्जा किया था, ग्वालियर पर कब्जा किया था, ग्वालियर पर कब्जा किया था। For your perfect match family. Get bridal Kaliraz at up to 35% off on your first order. Download Misho now. लेकिन 4-1 का रेशो होने के बाद भी आखिरकार ये व्यक्ति जीता कैसे? इसके पीछे का कारण ये है कि बाबर की बैटल टैक्टिक बहुत जरूरी थी। इसकी जो बैटल टैक्टिस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्टिस। और वो बैटल टैक्टिक इसकी क्या थी? तुलुगामा पद्धति, तुलुगामा पद्धति इसकी बैटल टैक्टिस थी। तुलुगामा पद्धति, तुलुगामा, तो तुलुगामा बहुत जरूरी है। तुलुगामा के सहारे यह फतह करना चाहता था इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को फतह करना चाहता था। क्या हुआ? हुआ वही जो जरूरी था, बाबर की विजय हो जाती है। अब बाबर की विजय किस तरीके से होती है वो मैं बताता हूं। देखिए ये तुलुगामा पॉलिसी है, इब्राहिम लोदी की सेना है, तो बाबर ने अपनी सेना को चेनबद्ध तरीके से तोपों का यूज करते हुए इस तरीके से बांध, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उस्मानी कला, राइट? उस्मानी कला इसको बोलते हैं। तो ये उस्मानी कला, इसको रूमी एंड उस्मानी कला बोला जाता है। तो इसमें पूरी सेना एक तरफ से नहीं जाती, सामने से तोप के गोले चलते हैं, साइड से घुड़सवार अटैक करते हैं, प्लस यहां पर भी तोपें होती हैं, पीछे तोप यहां पर भी है, यहां से भी वो गोले दाग रही होती हैं, वो यहां से भी गोले दाग रही होती हैं। तो सामने वाली जो सेना है वो बिल्कुल घुटनों पर आ जाती है, घुटने टेकने पड़ जाते हैं। तो कमाल की बात है, बाबर इसमें तोप और बंदूकें लेकर आया था। भारत में बारूद मंगोल या मुगलों ने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन तोप पहली बार आई थी। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगामा सेना के विभिन्न खंड करके, तुलुगामा पद्धति में विभिन्न खंड करके अलग-अलग तरीके से अटैक करा था। तोप का संचालन 2 लोग कर रहे थे, उस्ताद अली खान, ठीक है, उस्ताद अली खान, पूरा नाम है अली कुली खान। तो उस्ताद अली कुली खान बहुत जरूरी है, अली कुली खान, अली कुली खान, इनको अली खान के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे थे मुस्तफा खान, जो दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सन है, मुस्तफा खान, उस्ताद मुस्तफा खान, जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे, मुस्तफा खान जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। ठीक बात है जी सर। हमें ये पता, तोपों को सजाने के लिए रूमी और उस्मानी कला का प्रयोग किया गया था। इब्राहिम लोदी के हाथियों ने तोप की आवाज से डरकर पीछे भागते हुए अपनी सेना को कुचल दिया था। द ओनली पर्सन ऑफ दिल्ली सल्तनत दैट वाज किल्ड ड्यूरिंग द बैटल, जो युद्ध में मारा गया। और कोई दिल्ली सल्तनत का शासक युद्ध में मारा गया था, वही पहला शासक था। द ओनली पर्सन ऑफ दिल्ली सल्तनत दैट भूमि में मारा जाने वाला एकमात्र दिल्ली सल्तनत का शासक है। द ओनली पर्सन ऑफ दिल्ली सल्तनत दैट वाज किल्ड ड्यूरिंग द बैटल, जो युद्ध में मारा गया। और कोई दिल्ली सल्तनत का शासक कभी युद्ध में नहीं मारा गया था, वही पहला शासक था जो इस प्रकार से मारा गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पानीपत युद्ध के बाद चुनौतियां और कलंदर की उपाधि, चैलेंजेस पोस्ट पानीपत एंड द टाइटल ऑफ कलंदर। अब इसमें कलंदर की उपाधि भी ली है, ठीक है। कलंदर की उपाधि, बाबर ने पानीपत की जीत के बाद प्राप्त सारा धन और उपहार अपने सरदारों में बांट दिया। इसी समय हुमायूं को कोहिनूर मिला था, हुमायूं को ही कोहिनूर मिला है, इसलिए उसे कलंदर, बड़े दिल वाला कहा गया। कलंदर किसको कहा गया सर? बड़े दिल वाला कलंदर किसको कहा जाता है यहाँ पर? बाबर को।
दमादम मस्त कलंदर कमीना पहला नंबर सुना होगा आपने, तो इसी के लिए है। खैर दूसरा कठिनाइयां थी। ये तो जीतने के बाद भारत के लोगों ने घर और गांव खाली कर दिए, बाबर की सेना और घोड़े को खाने के लिए अनाज नहीं मिला। भारत की गर्म जलवायु बाबर की सेना के अनुकूल नहीं थी और उसने भारत से बहुत सारे सैनिक वापस लौटना चाहते थे, लेकिन बाबर ने विपरीत परिस्थितियों में अपनी सेना का उत्साह बढ़ाया, भारत में ही रुकने और लड़ने का फैसला किया। डिफिकल्टीज थी, भारत का हॉट क्लाइमेट उसे पसंद नहीं था। इसके पीछे का कारण ये था कि जून में अटैक कर रहा है। अब आप खुद सोच के देखो, हमारे यहाँ जून में कितनी भौकाल गर्मी पड़ती है, हरियाणा पानीपत के पास निरी गर्मी पड़ती है भाई साहब, उस गर्मी में आया था। ठीक है, बहुत अलग ही लेवल की बात है, क्योंकि बाबर खुद एक अलग ही लेवल का बंदा था भाई। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? जी सर, धन्यवाद भाई। आगे हम बात करते हैं, वो समझिएगा। अब बाबर ने भारत का वर्णन कैसे लिखा वो मैं बताता हूं। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसको तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। मेरी बात को सुनना, बाबरनामा नहीं लिखी बाबर ने, बाबर ने लिखी तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में इसने लिखी है। तुजुक ए बाबरी इसने लिखी है जो तुर्की भाषा में है। लैंग्वेज क्या है इसकी? तुर्की है। हम आज की डेट में बाबरनामा पढ़ते हैं जो अबू रहीम खान ने खाना लिखी है। तो इसने केवल 2 हिंदू राज्य बताए थे, एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़, राणा सांगा का क्षेत्र था। बाबरनामा पूरी तरीके से प्रमाणित स्रोत नहीं माना जाता क्योंकि उसे खाना देश और ओडिशा के हिंदू शासकों का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, इसकी वजह से हम मानते ही नहीं है कि यह सही भी है। बट बात यह है कि बहुत सारी किताब या ग्रंथ बताते हैं कि इसके द्वारा दी गई जानकारी काफी अधिक सत्य हो सकती है। और हिंदू राज्य का क्योंकि जिक्र ना होने के कारण हम इसको इसलिए भी प्रमाणित नहीं मानते क्योंकि उस समय के बाद भी बहुत सारे हिंदू राजाओं का प्रमाण मिलता है। ठीक है, याद रखना। अब वो क्या लिखता है इसके बारे में समझना। ये भारतीयों के बारे में लिख क्या रहा है अब वो देखिए। ठीक है, बाबर लिखता है कि जो भारत के जो लोग हैं वो सभ्य नहीं है, दे आर नॉट सिविलाइज्ड। भारतीय सभ्य नहीं थे। सावन मानसून की दुनिया में ऐसा देश नहीं है जहां अच्छा मौसम 2 बार आता हो और एक ही दिन बारिश हो जाती है। मतलब ये मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। ये कहता है कि दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है। ठीक है, मानसून की दुनिया में ऐसा देश नहीं जहां अच्छा मौसम 2 बार आता हो और एक दिन बारिश हो जाती हो। मतलब भारतीय मानसून के लेकर भारत को क्रिटिसाइज करता है और ये 2 ही बातें बताता है यहाँ पर, विजयनगर और मेवाड़। इसने मेवाड़ को बताया है कि सर्वाधिक समृद्ध है, ये बताता है कि सर्वाधिक समृद्ध है और विजयनगर के बारे में बताता है कि यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ के जो किंग हैं, जिनका नाम है कृष्णदेव राय, ये बहुत प्रतापी है। यार बहुत प्रतापी है, बहुत प्रतापी है और सबसे अधिक प्रतापी है। बताता है कि कृष्णदेव राय के सामने पूरे भारत का कोई भी राजा उनसे टक्कर नहीं ले सकता। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं उसके बारे में समझिएगा। अब इनके बैटल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि बाबर ने भारत के अंदर कौन-कौन से बैटल लड़े। बैटल्स ऑफ बाबर इन इंडिया, बैटल्स ऑफ बाबर इन इंडिया, यहीं पे बाबर को हम खत्म करते हैं। बैटल्स ऑफ बाबर इन इंडिया, बैटल्स ऑफ बाबर इन इंडिया, बैटल्स ऑफ बाबर इन इंडिया, इन इंडिया। भारत में बाबर के युद्ध, भारत बाबर के युद्ध, बाबर के युद्ध, भारत में बाबर के युद्ध देखिएगा, भारत में बाबर के युद्ध देखिएगा। ठीक है, चलो मैं इनके बारे में बताना शुरू करता हूं। उन बारे में पहला युद्ध आपको दिखाई देता है पानीपत, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पानीपत के बारे में। पानीपत के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। अगला बैटल, बैटल ऑफ खानवा, खानवा का बैटल है, खानवा। इसमें राणा सांगा है एक तरफ, राणा सांगा है वर्सेस बाबर है। बाबर जीतेगा, उसमें जिहाद का नारा देगा। बाबर वॉन द बैटल, बाबर इस बैटल को जीता है और जिहाद का नारा देता है। इस बैटल के अंदर ये राणा सांगा है, राणा सांगा, और ये बाबर है। बाबर यहां बैटल को जीत जाता है, वॉन द बैटल। बाबर ही यहां पर बैटल को जीतता है। ठीक है, बात को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ठीक है, मेरी बात को समझना। जब बाबर यहां पर जीता तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया, बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया, क्राई ऑफ जिहाद। इसने क्राई ऑफ जिहाद यहां पर दिया है, धर्म के लिए जनादेश दिया है, और तब ये इस्लाम जगत में फेमस हो गया। 3 महीने में प्रीलिम्स आने वाला है एंड क्या PYQs का रिवीजन अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया? डोंट वरी, मुझे अभी एक ऐप डेलवॉय मिली है जहां सारे सेक्शनल PYQs एक साथ अवेलेबल है एंड बिल्कुल फ्री में। इफ यू दिया है, धर्म के लिए जनादेश दिया है, और तब ये इस्लाम जगत में फेमस हो गया। ठीक है, याद रखना, सिंपल है। गाजी की उपाधि धारण करी, गाजी की उपाधि धारण, गाजी की उपाधि धारण करी, गाजी की उपाधि धारण करी, धारण करी, गाजी की उपाधि धारण करी। टुक द टाइटल ऑफ गाजी, टुक द टाइटल ऑफ गाजी, टुक द टाइटल ऑफ गाजी। गाजी की उपाधि यहां पर धारण कर ली जाती है। ठीक है, चलो। इवन बाबर यहां पर दारू छोड़ने की भी बात करता है कि आज के बाद मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, ये भी डिस्कशन में आता है। और यहीं पर आप समझना कि 1527 में इसका मंत्री मीर बाकी, इसका मंत्री मीर बाकी राम मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद बनाता है। राम मंदिर तोड़कर, मंदिर ध्वस्त करके, राम मंदिर ध्वस्त करके मस्जिद बनाया, मस्जिद बनाता है। और ये कहां बनाई गई है? अयोध्या में, अयोध्या, प्रभु श्री राम की नगरी। अयोध्या में ऐसा हुआ जो प्रभु श्री राम की नगरी है। ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण करता है।
तो यहां हमें पता लग रहा है इन सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हमें पता लग रही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे मसला क्या बन सकता है। यहां तो बाबर वाली बातें हो गई, ठीक बात है जी हाँ। इसके बाद इसका अगला बैटल, इसमें जीतेगा तो बाबर ही। अगला बैटल होता है चंदेरी बैटल। चंदेरी बैटल होता है, चंदेरी बैटल होता है। पॉइंट आता है चंदेरी बैटल किसके अगेंस्ट हुआ था सर? ये मालवा के अगेंस्ट हुआ था, मालवा, ये मेवाड़ के अगेंस्ट हुआ था। राजा का नाम क्या है? मेदिनी राय। मेदिनी राय वर्सेस बाबर। बाबर इस बैटल को जीतेगा, बाबर वन। नेक्स्ट अगला बैटल इसने क्या कहा था? नेक्स्ट है कब कब है 1527, 1528, 1529। घाघरा बैटल है फिर, घाघरा, घाघरा बैटल। तो घाघरा बैटल में कौन है सर? एक तरफ है आपका महमूद लोधी वर्सेस बाबर। यहाँ कौन कौन है सर? महमूद लोधी है, एक तरफ महमूद लोधी है वर्सेस बाबर है। और इसमें जीता कौन है सर? बाबर वन द बैटल। और इसमें जो महमूद लोधी है वो लॉस्ट कर जाता है बैटल को, या मेदिनी राय लॉस्ट कर जाता है। बट बाबर इसकी हत्या नहीं करता, मेरी बात को ध्यान से समझना, इसकी हत्या बाबर नहीं करता। इसके बाद बाबर का पूरे भारत के अंतर्गत जो उत्तर भारत है इसमें इसका दबदबा एक अलग स्तर पर पहुंच जाता है। परंतु यहाँ का मौसम बाबर को रास नहीं आया था और 1530 में खराब स्वास्थ्य के चलते बाबर की मृत्यु हो जाती है। घाघरा क्यों बोलते हैं? घाघरा स्थान का नाम है, बिहार का एक स्थान है। दिस इज लोकेशन इन बिहार। घाघरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोकेशन है बिहार की। दिस इज लोकेशन ऑफ बिहार, ये बिहार की लोकेशन है। दिस इज लोकेशन ऑफ बिहार, याद रखना। ये बिहार की क्या है? बिहार की लोकेशन है, ठीक है। और 1530 में दिल्ली में मारा गया। 1530 में डाइड इन दिल्ली, डाइड इन दिल्ली, दिल्ली में मारा जाता है। क्योंकि 1530 में दिल्ली में मारा गया है, यहीं से मेरी बात को समझिए। दिल्ली में मारा जाता है। इसका मकबरा कहां पर है? मकबरा शुरुआती तौर पर इसका जो टॉय है, इसका मकबरा है, पहले आगरा के आरामबाग में था। आगरा आरामबाग, आरामबाग में था। लेकिन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अकबर इसको शिफ्ट कर दिया गया है। बाद में इसको आगरा से कहां ले जाया गया? काबुल, क्योंकि वह इसकी आखिरी इच्छा थी। तो बाद में उसको काबुल ले जाया गया है। अब रॉबिन हुड नाम का एक बच्चा कह रहा है सर आप बहुत ज्यादा पढ़ाते हो, थोड़ा कम पढ़ाया करिए। और इतनी मूर्खता के साथ कमेंट कर रहा है कि सर आपने यूपीएससी में पॉलिटी इतना पढ़ाया था, आया ही नहीं, पेपर में नहीं आया, पढ़ के तुम्हें बदहजमी हो गई, जीवन का सुख चैन खत्म हो गया पढ़ के। ये तुम्हारे जस्ट दिमाग की एक ऐसी परिकल्पना है जो शायद उम्मीद से परे है। और इस मानसिकता के साथ जीवन में सफल हो पाना बहुत मुश्किल है। आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना कि पेपर में नहीं आना और बेहतर पढ़ाना, इसमें फर्क है। और कमाल की बात यह है कि अगर आप उन छात्रों से पूछोगे ना कि जो पेपर में आया क्या वो नहीं पढ़ाया, पढ़ाया तो वो भी मैं नहीं है, लेकिन तुम्हारी मूर्खता है, आप सिक्के के दोनों पहलू नहीं देख पाते। अच्छा पढ़ना कभी नुकसानदायक नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आप समझोगे। और अगर मुझे ज्यादा ही पढ़ना होता ना, अगर मुझे ज्यादा पढ़ना होता मैं ये भी बढ़ा सकता था खानवा के बैटल के बारे में। मैं तब ये भी बता सकता था कि राणा सांगा 2 के रेशो में लड़ रहे थे, बाबर 1 के रेशो में लड़ रहा था, फिर भी बाबर जीता। मैं बता सकता था कि बाबर का छठा युद्ध फतेहपुर सीकरी के पास 16 मार्च को लड़ा गया था। राणा सांगा को लगता था कि बाबर वापस लौट जाएगा, जबकि बाबर नहीं रुका। दोनों में संघर्ष हुआ। राणा सांगा ने बाबर पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया था और बाबर ने राणा सांगा पर वादे के अनुसार शासन देने का आरोप लगाया था। और इस सब के बीच राणा सांगा का साथ महमूद लोधी के भाई ने दिया था, हसन खान मेवाती ने, आलम खान ने भी दिया था। सेना का अनुपात 1:2 का था। राणा सांगा के पास 80,000 सैनिक थे, उनके शरीर पर 80 घाव थे। उन्होंने 100 युद्ध लड़े थे। एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि जीत राणा सांगा की होगी, जिससे बाबर की सेना बुरी तरीके से डरी हुई थी, पर बाबर जीता। ठीक बात है। तो दिस इज लाइक अंडरस्टैंडिंग। तो मैं इतना ज्यादा ना बताने की बजाय आपको इतना ही बता के गया, इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। चलो तो भाई आज की क्लास आपकी यहाँ पे रखेंगे। स्वाद पूरा आया है, मजा आ गया है। इससे आगे हम कल देखेंगे हुमायूं के बारे में, क्योंकि इसकी डेथ जब हुई है उसके बाद हुमायूं युद्ध में बैठा है। आप एक काम करना, जैसे खानवा का बैटल मैंने बता दिया, खानवा के बैटल के बाद क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो याद रख सकते हो, सेना का डर दूर करने के लिए बाबर ने ओजस्वी भाषण में जिहाद का नारा दिया था। बाबर ने अपने सैनिकों को तमगा टैक्स ना लेने का वादा किया था और हमेशा के लिए शराब त्याग दी थी। सैनिक ने कुरान की कसम खाई थी और अंतिम दम तक उड़ रहे थे। राणा सांगा बुरी तरीके से घायल थे, उनका मुकुट झाला अज्जा ने पहना था और अंततः 1528 में उनकी मृत्यु हुई थी। बैटलफील्ड में नहीं हुई थी। बाबर की विजय हुई, उसको गाजी की उपाधि मिली। इस युद्ध की जीत ने 14 भटक रहे बाबर के 33 के ऐसे जीवन को भारत ने हमेशा के लिए कर दिया। बाबर बन चुका था। तो इंपोर्टेंट से बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हो जाता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है और उत्तराधिकार किसको मिलता है? हुमायूं को। इसके 4 बेटे हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कल के बाद बारे में, ठीक है, याद रखना। और कमाल की बात है कि भाई आप में से जितने छात्र ऐसे हैं, मुझे एक इंस्टाग्राम पे एक रील दिखाई दी थी जो मुझे काफी सारे बच्चों ने भेजी, लेकिन उस पर कमेंट पढ़ने के बाद जो मुझे महसूस हुआ वो बात यह है कि भाई सच रहा कि मेहनत है। मुझे अपनी मेहनत तब दिखाई देती है जब इस प्रकार के छात्र समर्थन में आते हैं। आरपीएससी बैच भी आने वाला है, या आरपीएससी बैच की तैयारी चल रही है, ठीक है। मैं यहाँ चिल्लाकर दूसरे के बारे में बुरा बोल के नहीं आया, या 10 टीचरों के बारे में बुरा बोल दूंगा, बच्चे देखने आएंगे, मजा आएगा। मैं घर जाके ये देता नहीं फिरता बच्चों को, ये देखो ये मैंने पढ़ा, ये मैंने पढ़ाया। जो पढ़ा है वो पढ़ा है, जो मुझसे नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, ठीक है। एक और बात, दूसरी बात ये भी है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं कि मैं तुम्हें ये जस्टिफाई करता फिरूं कि देखो 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 मैं कितना महान हूं। नहीं हूं भैया, मैं महान, पर मैं आपका सिलेक्शन करा सकता हूं। मैं मेहनत से पढ़ाता हूं, ठीक है। किसी के बारे में बुरा बोल के नहीं पढ़ाता और ना ही भविष्य में कभी बोलूंगा। ध्यान यहाँ वहाँ जाने लगता है, कभी गाने सुन लिए, कभी कोई रील देख ली। तुम लोग के साथ भी होता होगा। तो सुनो, अभी हम एक ऐप डाउनलोड किए हैं, तुम लोग भी करो। प्रिंट ऐप बहुत बढ़िया ऐप है। इसमें हर एक सब्जेक्ट को छोटे छोटे लेसन बोल के नहीं पढ़ाता और ना ही भविष्य में कभी बोलूंगा, है ना। दिस इज वेरी सिंपल। बहुत सारी ये बात मेरे पुराने छात्र जानते हैं, ऑफलाइन वाले। अगर तुम मुझे कभी ऑफलाइन में देखोगे तो मैं ऐसी सिंपल सी शर्ट में जाता हूं, ठीक है। सिंपल सी शर्ट में बाल बढ़ा रखे हैं, कोई डिजाइन नहीं, ठीक है। जबकि अगर मैं अपनी शोल्डर मसल्स की बात करूं, बाई मसल्स की बात करूं, ट्राई मसल्स की बात करूं, वो जोरदार है, ठीक है। मेरी अच्छी खासी मसल है, बॉडी फिजिक मेरी बहुत क्लासिक है। मैं इसका फायदा लेकर भी अधिकांश महिलाओं के लिए, ठीक है, टी शर्ट पहन के आ सकता हूं, है ना बात। मुझसे बहुत सारे शिक्षकों ने ये बात कही है कि भाई तू बन के क्यों नहीं रहता है, बाल कटवा के रहे, सुंदर सा दिख के रहे, ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, बाल बिखरे रहते हैं तेरे। तो पता है सच बात पता है क्या, मैंने उनको ये जवाब दिया था कि सर मैं नहीं चाहता कि बच्चे क्लास में मुझे देखने के लिए आए। मैं चाहता हूं कि अगर कोई क्लास में एंटर कर रहा है तो वो मेरे पढ़ाते हुए देखने के लिए, है ना। मसला ये है, बात आई समझ में, ये एक्चुअलिटी है। तो मैंने हमेशा अगर कभी किसी चीज पे फोकस किया तो वो पढ़ाई पर किया है। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, एक समय आएगा तब समझ में आएगी। ठीक है, बाकी मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो।
चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं आपके लिए, और वो समय दूर नहीं है व्हेन यू विल सी द प्राइम जीत राणा अगेन। प्राइम जीत राणा की बात अलग थी भाई, प्राइम जीत राणा कुछ भी बोल देता था किसी भी टीचर को, लेकिन अभी क्या मैं बहुत सेंसी और एक सज्जन व्यक्ति बन चुका हूँ। ठीक है, चलो तो अब ध्यान रखना, कल मिलेंगे अपन, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहो, और आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। अनुज भाई क्या बात कर रहे हो? मैडम का कहना सिंपल है और बड़ा साफ है कि आप जैसे हैं क्लासिक हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब मिलते हैं अच्छे कंटेंट के साथ ना, कल मिलते हैं अपन, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, जीवन का उद्देश्य यही है, ठीक है। अभी कल मिलते हैं, कल हम हुमायूं वगैरह को सबको निपटाते हुए चलेंगे, ठीक है। मैंने सोचा था क्लास में पढ़ा दूंगा, फिर मेरे अंतर मन ने गवाही नहीं दी, लेकिन इस वीक में इसको कंप्लीट कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।